हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। यानी अगर हम उचित आहार खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये उचित आहार क्या होता है? अब आहार का मतलब होता है भोजन, खाना, और उचित का मतलब सही खाना। जैसे कि बाहर का खाना खाते हैं तो वह सही खाना नहीं होता है, उचित आहार नहीं होता है। जो हेल्दी खाना होता है, हेल्दी चीज़ें जो होती हैं जिनमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है, वो भी लिमिट में खाना चाहिए, यानी उचित आहार खाना चाहिए। तो अब उचित आहार क्या होता है, इसको डिटेल में हम इस पाठ में समझेंगे और ये समझेंगे कि उचित आहार खाने से हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है। मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का जो आधार है, मेन चीज़ है, वो है उचित आहार खाना। ये है अध्याय 3, उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। तो यहाँ पर पहले संस्कृत का श्लोक लिख रखा है। इसका अर्थ है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, मतलब निरोगी कौन है, किसको रोग नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल, जो समय के अनुकूल कि किस समय कौन सा भोजन खाना चाहिए, और स्थान के अनुकूल, कहीं पर सर्दी है कहीं पर गर्मी है तो कहाँ पर कौन सा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, मतलब समय और स्थान के अनुसार पौष्टिक और उचित आहार लेता है, वह व्यक्ति निरोगी है। तो हमें भी समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार खाना चाहिए, तभी हम निरोगी रह पाएंगे, हमारा शरीर निरोगी रह पाएगा। यहाँ पर आज का विचार लिख रखा है, अन्नेन जातानि जीवंती। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। ये होता है नोटिस बोर्ड। ये जो है आज का विचार, अन्नेन जातानि जीवंती पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है, कि इसका क्या अर्थ है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। जो खाना है ना, वो जीवित प्राणियों को जीवन देता है। देखिए, जो मृत प्राणी है वो तो खाना खाते नहीं है, तो जीवित प्राणी जो होते हैं वो आहार खाते हैं, खाना भोजन खाते हैं, और जीवित प्राणियों को ये भोजन जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका क्या महत्व है, इस वाली सूक्ति का क्या महत्व है, हम क्या खाते हैं। देखिए, हम भोजन खाते हैं, हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। भोजन हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही जरूरी घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम की तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। मतलब प्रतिदिन, एक सप्ताह में प्रतिदिन आपने क्या खाया। सोमवार को क्या खाया, यहाँ पर लिखना है खाद्य पदार्थ, क्या क्या कौन कौन से पदार्थ खाए सुबह से लेकर शाम तक। सोमवार को क्या खाए, मंगलवार को क्या खाए, इस तरह से पूरे एक सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। खाए जाने वाले पदार्थों को खाद्य पदार्थ बोला जाता है। सप्ताह में क्या क्या खाद्य पदार्थ खाएं वो इनमें लिखने हैं, इस तालिका में भर देना है। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान आती है। मतलब तालिका 3.1 में भरते हैं कि हमने क्या खाया, तो फिर क्या बात खास लगती है इसमें। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है। हम प्रत्येक दिन अलग अलग भोजन खाते हैं, अलग अलग समय पर हमारी पसंद अलग अलग होती है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाई गई सूची की तुलना से भी कीजिए। तो जो आपके मित्रों ने ऐसी ही सूची बनाई है उसको भी देखें, क्या उन्होंने भी सेम खाना खा रखा है जो आपने खाया है, या अलग खाना खाया है। तालिका में आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता और अंतर ढूंढें। तालिका में आपने क्या खाया और आपके मित्रों ने क्या खाया, उनमें क्या समानता है और क्या अंतर है, ये ढूंढने हैं। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं आप। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। दोनों की तालिका देखने पर आपको क्या रिजल्ट मिलता है, वो अपनी नोटबुक में नोट करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है, कि आप अलग भोजन खाते हैं और कुछ आहार ऐसा है जो आप और आपके मित्र अलग अलग खा रहे हैं। तो देखिए, जब भी इसमें लिखें तो आप सुबह से लेकर शाम तक, जैसे बीच में अगर चिप्स विप्स भी खाते हैं आप, तली हुई चीज़ें कोई भी खाते हैं बाहर की चीज़ें, वो भी आपको लिखनी है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सभी राज्यों में आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? तो आप और आपके मित्र ने अलग अलग भोजन खाया,
इसी तरह से हमारे देश में सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है और इसको कहते हैं विविधता। भोजन में विविधता, भोजन तरह तरह का मिलता है, इसका मतलब विविध प्रकार का भोजन मिलता है, तो इसको कहते हैं आहार की विविधता। विभिन्न क्षेत्रों के आहार, विभिन्न क्षेत्रों के देखिए विभिन्न आहार पाए जाते हैं। तो वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि कहीं पर कोई फसल उगाई जाती है, कहीं पर कोई फसल उगाई जाती है। जहाँ पर ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो वो फसल उनके लिए सस्ती पड़ती है, तो उसी फसल से फिर तरह तरह का भोजन बनाया जाता है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और फिर वही पारंपरिक व्यंजन भी बन जाते हैं। कहीं पर चावल की फसल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चावल की खाद्य सामग्री ज़्यादा पाएगी, क्योंकि चावल वहाँ पर आसानी से मिल जाता है और फिर उसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार तथा उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। भारत के विभिन्न राज्यों में कौन सी ऐसी खाद्य सामग्री है जो पारंपरिक रूप से खाई जाती है? पारंपरिक रूप से मतलब बहुत पुराने समय से कौन सा आहार खाया जाता है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये पता लगाना है। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय से भी ये पता लगा सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण जैसे लिख रखे हैं यहाँ पर देखिए 3.2 तालिका है। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ, मतलब परंपरागत मतलब पुराने समय से ही जो खाद्य पदार्थ खाए जा रहे हैं वो लिखने हैं। जैसे ये राज्य हैं, ये राज्यों के नाम लिख दिए हैं। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, पंजाब में ये फसलें उगाई जाती हैं। और खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ क्या है? मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और पीते क्या है? लस्सी, छाछ, दूध, चाय। कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द ये उगाया जाता है। और खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुट्ठे, पाल्या, रसम और चावल। तो देखिए इन्हीं चीज़ों से बनाई गई हैं ये आप नोट करेंगे तो ये इन चीज़ों से बनाई गई हैं। यहाँ पर मक्का, गेहूँ, चना वगैरह, देखिए मक्के की रोटी है, सरसों का साग है और छोले भटूरे, तो ये चीज़ें भी इनसे ही बनती हैं। पेय पदार्थ ये हैं, यहाँ पर पेय पदार्थ ये हैं। इसी तरह से मणिपुर में ये फसलें उगाई जाती हैं, चावल, बांस, सोयाबीन और चावल, चटनी, ऊती वगैरह ये सब मणिपुर में खाई जाती हैं। बिना दूध की चाय पी जाती है। तो अन्य जो है ये यहाँ पर लिख देंगे आप। जैसे हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा यहाँ पर लिखकर क्या क्या खाया जाता है। जो बिहार का बिहार का लिख देना, यूपी का लिख देना। जहाँ का भी, जिस भी राज्य का जो भी विद्यार्थी है वो इस टेबल को आगे बढ़ाकर वहाँ पर लिख देना। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ का पारंपरिक आहार ये है, पंजाब का, कर्नाटक का ये है और मणिपुर का ये है। तो देखिए सब अलग अलग हैं। हाँ, हमें विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए पंजाब में ये फसलें उगती हैं तो इनसे ही खाना बनाया जाता है, और कर्नाटक में ये उगाया जाता है तो इनसे ये बनाया जाता है, मणिपुर में ये उगाया जाता है तो इनसे ये बनाया जाता है। तो देखिए हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर खाए जाने वाले जो पारंपरिक आहार हैं वो भी विविध होते हैं। जब विविध प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी, तरह तरह की फसलें उगाई जाएंगी, तो उनसे जो खाना बनता है, जो आहार बनता है वो भी विविध प्रकार का पाया जाएगा। तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और जब विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं तो विभिन्न प्रकार का खाद्य पदार्थ भी बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए विविध प्रकार का खाना भी बनाया जाता है। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आपको ये विश्लेषण करना है, देखना है कि कौन सी फसलें उगाई जाती कहाँ पर और क्या क्या बनता है। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? हाँ, इसमें कई ऐसे पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है। उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी विशेष राज्य में ही खाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ तो अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, तो ज़्यादातर राज्यों में खाए जाते हैं वो, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ किसी एक राज्य में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों का और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? पारंपरिक खाद्य पदार्थ मतलब बहुत पुराने समय से ही जो खाद्य पदार्थ खाए जा रहे हैं,
बनाए जाते हैं वो और स्थानीय स्तर पर जो फसलें उगाई जाती हैं उनके बीच में आप क्या संबंध पाएंगे। तो ये है इसका उत्तर। आपने अवलोकन किया कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ पर उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर जो भी फसल उगाई जाती है उनसे ही फिर पारंपरिक आहार बनाया जाता है, कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ पर उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर ही आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मृदा जलवायु होती है। ये भी मैंने बता दिया था कि भारत में विभिन्न राज्यों में विविध प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इसके आधार पर ही विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर ही भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कहीं पर काली मिट्टी होती है, कहीं पर रेतीली होती है, कहीं पर लाल मिट्टी होती है, कहीं पर चिकनी मिट्टी होती है। तो इस तरह से तरह तरह की मिट्टी होती है और तरह तरह की मिट्टी में तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और जलवायु भी अलग अलग होती है, कहीं पर सर्दी पड़ती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर गर्मी पड़ती है, कहीं पर समान मौसम होता है। तो जलवायु के आधार पर भी फसलें अलग अलग प्रकार की उगाई जाती हैं। तो इसलिए अलग तरह की फसलें अगर उगाई जाती हैं तो अलग अलग तरह का भोजन बनाया जाता है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए बहुत तरह की वैरायटी हमें मिल जाती है, तो उससे फिर तरह तरह का भोजन बनाया जाता है। इसलिए भोजन में विविधता पाई जाती है। हमारे देश में भोजन की विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियाँ, उस क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आहारीय प्रवृत्तियाँ, कौन किस तरह का आहार खाता है, वो प्रवृत्तियाँ, आदतें किस तरह का आहार खाता है, उस क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, मतलब उस क्षेत्र में कौन सी खाद्य फसल की खेती होती है, स्वाद, प्राथमिकताओं और स्वाद किसका कैसा है, मतलब कौन कैसा खाना पसंद करता है, या संस्कृति कैसी वहाँ के लोग जो हैं वो कहाँ के बसे हुए हैं या वहीं के हैं, या उनकी क्या परंपराएं हैं, उनके अनुसार भिन्न हो सकती है। जहाँ पर जो फसलें उगाई जाती है उसके अनुसार पारंपरिक आहार होता है, लेकिन वहाँ पर जो विविधता पाई जाती है ना, वो इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की फसलों की खेती कैसी होती है, लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, लोगों का स्वाद कैसा है और वहाँ की संस्कृति कैसी, रहने वाले लोग कहाँ के हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, विभिन्न राज्यों के लोग हैं या वहीं के रहने वाले हैं, या उनकी परंपराएं क्या हैं, उनके अनुसार आहार की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई, कि पहले कच्चे चूल्हे पर भोजन बनाया जाता था और अब जो गैस हैं उन पर भोजन बनाया जाता है। पहले लकड़ियाँ जलाई जाती थी, अब गैस को जलाया जाता है। अब सिलेंडरों में गैस भरी जाती है, पहले लकड़ियों से आग जलाई जाती थी, उससे भोजन बनाया जाता था। तो अब काफ़ी परिवर्तन आ गया है, खाना पकाने की पद्धतियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, काफ़ी बदलाव आ गया है। आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें विभिन्न प्रकार की हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न खान पान की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। ये आहारीय प्रवृत्तियाँ ये होती है आहार खाने की आदतें। ये हमारे भोजन के विकल्प मतलब कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं और भोजन बनाने के तरीके ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन बनाने की पद्धतियों में भी परिवर्तन हुआ है? हाँ, समय के साथ खान पान की आदतें भी बदली हैं और भोजन बनाने की पद्धतियाँ भी बदली हैं। क्रियाकलाप 3.3 है, आइए पारस्परिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों, भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु प्रश्न निम्नलिखित है। जैसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं अपने बड़ों से खान पान के बारे में और उनकी आदतों के बारे में या भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में, इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। किस प्रकार का खाना आप अभी खाते हैं? क्या नया खाना खाने लगे हैं? पहले कौन सा खाना खाते थे और अभी कौन सा खाना खाते हो? क्या आप पहले से अलग खाना खाते हैं या पहले जैसा ही? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ, पहले कैसे खाना बनाया जाता था और अब कैसे खाना बनाया जाता है, क्या उन पद्धतियों में बदलाव आया है? ये पूछ सकते हो। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं? पहले खाना चूल्हे पर बनाया जाता था, अब गैस पर बनाया जाता है, तो ये क्या कारण है जो खान पान संबंधी ये बदलाव आ गए हैं? या फिर अब पहले दूसरी तरह का खाना खाया जाता था, अब खान पान से संबंधित आदतें बदल गई हैं, तो ये किस कारण हुए हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे ये पूछ रखे अपने बड़ों से, बड़े बूढ़ों से, ये वाले प्रश्न पूछ सकते हो। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें और कई लोगों से पूछें और फिर उनके जो उत्तर हैं वो नोट करें। ये पारंपरिक चूल्हा है। देखिए पहले ऐसे चूल्हे
होते थे। गांव में अब भी होते हैं ऐसे चूल्हे, और चूल्हों पर रोटी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, और चूल्हों पर खाद्य सामग्री बनाई जाती है। और ये आजकल जो गैस है, गैस चूल्हा, आजकल आधुनिक गैस चूल्हा। यहाँ पर देखिए सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती थी। ये सिलबट्टा है, यहाँ पर एक पत्थर है, ऊपर भी एक छोटा पत्थर है, तो इस पर चटनी पीसी जाती थी। अब मिक्सी से चटनी पीसी जाती है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर जो कि बिजली से चलता है। समय के साथ पाक पद्धतियों में परिवर्तन। पाक पद्धतियाँ होती हैं खाना बनाने की पद्धतियाँ, पाक पद्धतियाँ बोलते हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कार से ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ आपको? आपने बड़े बूढ़ों से ये पूछा है कि पहले कैसा खाना बनता था, अब कैसा बनता है, पहले क्या खाते थे, अब क्या खाते हैं। तो इससे आपको क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। भोजन बनाने की जो पद्धतियाँ होती हैं ना, भोजन पकाने की पद्धतियाँ, उन्हें कहते हैं पाक पद्धतियाँ। समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं, समय के साथ बदल गई हैं। पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पारंपरिक होती जो पहले चलती थी, पहले से अब तक चलती हैं, और आधुनिक पाक पद्धतियाँ जो अभी शुरू हुई हैं। पारंपरिक मतलब पहले से, काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, और आधुनिक पाक पद्धतियाँ मतलब अभी शुरू हुई हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हा का उपयोग किया जाता था, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग होता था और हाथों से पीसने का काम होता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, यानी मिक्सी का यूज़ करते हैं। विद्युत चालित पिसाई मशीन बोलते हैं इसको हिंदी में। चित्र 3.1 घ में जो दिखा रखी है, जो मैंने बता दी है पहले ही। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाएं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियाँ क्या होती हैं, उनका भी पता लगाएं। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? देखिए, जो ओवन होते हैं, माइक्रो ओवन या इंडक्शन चूल्हे जो होते हैं, उनसे भी अब खाना बनाया जाता है। तो भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का भी पता लगाएं। चॉपर मशीन भी आ गए हैं। चॉपर मशीन से चॉपिंग की जाती है, खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो ये पाक पद्धतियों में काफ़ी परिवर्तन आया है। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण क्या हैं? तकनीकी विकास। देखिए, जो तकनीक है ना, उसमें बदलाव आए हैं। बिजली से चलने वाले बहुत सारे उपकरणों को बनाया गया है। बेहतर परिवहन और लाने ले जाने का जो साधन है वो भी बढ़े हैं। बेहतर परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना किसी वस्तु को। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर मान लीजिए कोई खाना नहीं बनता, तो हम दूसरे राज्य से आसानी से मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बेहतर परिवहन होने के कारण और बेहतर संचार साधन, मतलब फ़ोन, जैसे फ़ोन है, संचार के साधन बेहतर हुए हैं, तो फ़ोन से ही हम ऑर्डर कर देते हैं। इनसे जो पाक पद्धतियाँ हैं उनमें भी परिवर्तन आया है। खाने पीने का जो तरीका है उनमें परिवर्तन आया है। खाने पीने की वैरायटी, जो चॉइस है, आदतें हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें भी परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले से बेहतर तकनीकी विकास हुआ है, बेहतर परिवहन के साधन हो गए हैं और बेहतर संचार के साधन हो गए हैं। तो ये कारण हैं, इन परिवर्तनों के ये कारण हैं, यहाँ से नोट कर लेंगे आप। पाक पद्धतियों में बदलाव के कारण। भोजन के घटक क्या हैं? देखिए, हमारे भोजन में तरह तरह के घटक पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम भोजन खाते क्यों हैं? क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें ऊर्जा क्यों मिलती है? क्योंकि भोजन में पोषक तत्व होते हैं, बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है और हम दैनिक जीवन के सभी कार्य कर लेते हैं। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। पारंपरिक खाद्य महोत्सव का विषय स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। मेदू और मिष्टी के स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, पारंपरिक खाद्य महोत्सव, और इसका विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। कि अच्छा आहार खाएंगे तो अच्छा जीवन रहेगा। पारंपरिक खाद्य महोत्सव मतलब पहले पुराने समय से कौन सा खाना बनता आ रहा है, तो उसका महोत्सव किया गया। और ये एक बोर्ड लगाया है, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। यहाँ पर देखिए, ये एक स्टॉल है, इस पर राजस्थानी आहार मिलता है, यहाँ पर गुजराती आहार मिलता है, यहाँ पर असमिया आहार मिलता है, यहाँ पर राजस्थानी मिलता है, यहाँ पर गुजराती मिलता है, यहाँ असम का मिलता है। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल लगे हैं। ये जो दुकानें लगती हैं ना, इनको बोलते हैं स्टॉल, जो स्थायी रूप से नहीं होती। जैसे कि ये महोत्सव है, इसी के लिए लगाई गई हैं, ये होते हैं स्टॉल। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती कि स्वास्थ्य ही परम धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
आइए जानते हैं कि डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। मतलब स्वास्थ्य ही परम धन है, इसका क्या अभिप्राय है। क्या आप कभी खाना खाए बिना रह रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते तो कैसा अनुभव होता है? कमजोरी सी महसूस होती है। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब हम खाना नहीं खाते तो थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? जब एक धावक दौड़ता है, रेस में दौड़ते हैं, तो बीच बीच में वो ग्लूकोज पीते हैं, या फिर जो रेस लगाते हैं उसके बाद फिर ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज का पानी। ऐसा क्यों पीते हैं? क्योंकि ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, हमारे भोजन में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट भी एक है, और कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है ग्लूकोज। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में खाना जाता है, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं उसमें, और कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है, वो सरल पदार्थों में टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। तुरंत कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसको पचाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो उससे ग्लूकोज बनता है। तो देखिए, डायरेक्ट हम ग्लूकोज खा लेंगे तो हमें तो बहुत जल्दी ऊर्जा मिल जाएगी, तो इसलिए ग्लूकोज पिया जाता है, ग्लूकोज का पानी। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास, आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये फल, सब्जियां, फसलें वगैरह ऐसी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है या फिर जिसको ऊर्जावान भोजन खाना है तो ये खाएं। गेहूँ, चावल, मक्का, साग, भाजी, आलू, शकरकंद जैसे अनाज, तो ये हैं अनाज, ये हैं गेहूँ, चावल, मक्का, और साग, भाजी ये हैं आलू, शकरकंद। और जो फल हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो है अनानास और आम और केला। यहाँ पर ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार हैं। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? सामान्य चीनी, जो चीनी हम खाते हैं, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हमें लड्डू खाना क्यों पसंद है? सर्दियों में सब घरों में लड्डू बनाए जाते हैं, तो लड्डू खाना भी सबको पसंद है। पारंपरिक आहार है, ये बहुत पुराने समय से ही बनाए जाते हैं। ये हमारी परंपरा है कि सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं। तो लड्डू में क्या क्या डाला जाता है? लड्डू में जो मुख्य सामग्री होती है वो बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद या अनेक प्रकार के मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है। घी और तेलों से हमें वसा मिलता है। वसा, ये भी एक खाद्य घटक है, ये भी एक पोषक तत्व है। घी और तेल, घी और जो चिकनी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों से हमें तेल मिलता है, उनसे हमें वसा प्राप्त होती है। वसा जो है वो चिकनाई से हमें प्राप्त होती है। वसा भी ऊर्जा देती है हमें, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वसा भी एक खाद्य घटक है। हमारे भोजन में खाद्य घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, अब है वसा। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। वसा हमें जंतुओं से भी मिल सकती है और पादपों से भी, पौधों से भी। पौधों और जंतु दोनों से मिलती हैं। पौधों से, जैसे पौधों में कौन सा तेल निकलता है, जैसे मूंगफली का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल। ये मेवे अगर हम खाएंगे, मूंगफली, अखरोट और बादाम, काजू वगैरह खाएंगे, तो इनसे जो तेल मिलेगा ना, उसमें वसा होता है। और कद्दू, सूरजमुखी, सरसों, इनके बीज से भी वसा मिलती है, वसा मिलती है। तो देखिए, ये जो है मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज, इनसे वसा मिलती है। ये वसा के अच्छे स्रोत हैं। वसा के स्रोत ये पादप आधारित स्रोत हैं, पादप आधारित, क्योंकि ये सभी पौधों से मिलते हैं। जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज, ये सभी पादप आधारित स्रोत हैं, इनसे वसा मिलती है हमें। और जंतु आधारित जैसे घी, दूध, और जंतु आधारित होते हैं जैसे दही, मक्खन, घी,
ये जंतु आधारित है। दही क्योंकि दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, घी भी दूध से बनता है। ये है जंतु आधारित वसा के स्रोत। यहाँ पर ये जो हमने पढ़े मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, सरसों, कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज, ये तो हैं पादप आधारित स्रोत। और ये जो है घी, दही, मक्खन, क्योंकि ये दूध से मिलते हैं और यहाँ पर दूध भी लिख देंगे, दूध, ये है जंतु आधारित स्रोत। तो यहाँ पर देखिए काजू, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता, मक्खन, और यहाँ पर भी तरह तरह के तेल हैं, नारियल वगैरह, और बादाम, दही, ये सभी ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें वसा मिलता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, इस कारण इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन भी कहा जाता है। ऊर्जा प्रदायी भोजन, हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। मतलब हमारे शरीर में जो वसा है ना, वसा वो ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। जब हम खाना खाते हैं उसमें वसा खाते हैं, अगर हम वसा खाते हैं और उसके अनुसार हम एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा काम नहीं करते, तो वो वसा है ना हमारे शरीर में जमता चला जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, संग्रहित होता चला जाता है। और यदि हम बहुत दिनों तक खाना ना खाएं तो जो ये वसा संग्रहित होता है ना, इससे फिर हमें ऊर्जा मिलती है। फिर हमारा शरीर इस वसा को उपयोग करता है और वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए इस भोजन को ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा का स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। ये जो ध्रुवीय भालू है ना, इसके त्वचा के नीचे बहुत सारी वसा संग्रहित होती है, एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है। और ध्रुवों पर जो सर्दी पड़ती है, लंबी लंबी सर्दियाँ पड़ती हैं, कई कई महीनों की सर्दियाँ पड़ती हैं, तो फिर ये सोते रहते हैं। ये जो ध्रुवीय भालू आराम से सोते रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो ये वसा इकट्ठी रहती है वो इनको ऊर्जा प्रदान करती है, इनको ऊर्जा मिलती रहती है और फिर ये जीवित रहने में सहायता करती है। इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन भी आपने सुना होगा। भोजन का जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन, वो प्रोटीन भी है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ लिया है, अब है प्रोटीन। दुग्ध उत्पाद, दूध से जो चीज़ें मिलती हैं, दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दूध से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो और दालें, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए, यूँ कहते हैं बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन खाना चाहिए। बॉडी बनाने वाले, जिम जाने वाले क्या खाते हैं? प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं। तो इसी तरह से जो खिलाड़ी होते हैं अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए, खिलाड़ी अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए भी अधिक मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। जो जिम जाते हैं वो भी अधिक मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन से बॉडी बनती है, इसका मतलब शरीर बनता है। तो इसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि उससे शरीर बनता है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत जैसे पौधे जो होते हैं उनमें दालें जो होती हैं, दालें, फलियां, मटर और मेवे, फलीदार पौधे और मेवे, इनसे प्रोटीन मिलता है। फलीदार पौधे और मेवे, दालें, फलियां, मटर और जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनसे प्रोटीन मिलता है। और ये तो हो गए पादप स्रोत, मतलब पौधे, ये तो पौधे हो गए, दालें, फलियां, मटर, मेवे, जिनसे प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन कुछ जंतु स्रोत से भी मिलता है। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत भी हैं। जंतु स्रोत क्या है? दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस, इनसे भी प्रोटीन मिलता है। इनसे भी प्रोटीन मिलता है। दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और मरम्मत करने में सहायता करते हैं। वृद्धि और मरम्मत करने में सहायता करते हैं, इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है, शरीर की वृद्धि होती है और शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत में प्रोटीन सहायता करता है। इसीलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। जिस भोजन में प्रोटीन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो जब बॉडी बनानी हो, शरीर बनाना हो, किसी का शरीर कमज़ोर हो,
उसको शरीर बनाना हो, तगड़ा बनाना हो, तो फिर प्रोटीन खाना चाहिए। मूंग, अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, ये तो है पादप स्रोत, पौधों से मिलते हैं ये सब। और ये है जंतु स्रोत, मुर्गे का मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, ये सब जंतु स्रोत हैं। बढ़ते बच्चों को उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। बढ़ते हुए बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं, वो बढ़ते बच्चे होते हैं, उनके उचित विकास, क्योंकि वो उनका शरीर बढ़ रहा होता है, अभी शरीर बढ़ रहा है, उनके शरीर के विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन जरूरी है, इसलिए प्रोटीन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। बढ़ते हुए बच्चे जो हैं उनके भोजन में प्रोटीन सम्मिलित करना चाहिए, जिससे उनकी बॉडी का विकास हो सके और वृद्धि हो सके। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ, इनमें से और इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आप खाते हो, उसको यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर जैसे मेरा है ये राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, अरहर, और यहाँ पर है पनीर और दूध, मेरा तो ये है। और आप अगर ये मछली, अंडा वगैरह ये भी खाते हैं तो यहाँ पर लिख देना। और भी जानें, क्या आपने कभी छत्रक, मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जो मशरूम होते हैं उनसे प्रोटीन मिलता है। मशरूम ही जानते होंगे आप, जो ऐसी छतरी सी बनी होती है, ये होते हैं मशरूम। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग सब्जियां और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आपको क्या लगता है कि हमें दैनिक आहार में फल, साग सब्जियां और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? मतलब हमें फल क्यों खाने चाहिए, साग सब्जियां क्यों खानी चाहिए, और पेड़ पौधों से आधारित खाद्य पदार्थ क्यों खाने चाहिए? तो इसका क्या कारण हो सकता है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझिए। अब ये पता लगाते हैं कि हमें साग सब्जियां खाने के लिए, फल फ्रूट खाने के लिए क्यों कहा जाता है। तो इनके खाद्य घटकों के महत्व को हम पढ़ते हैं। अध्ययन 1 है, पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक जो नाव में यात्रा करते थे अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। उनके मसूड़ों से खून निकलता रहता था और सूजन आ जाती थी। 1746 में लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरे खाए हैं उनमें ये रोग नहीं हुआ। नींबू और संतरा जिन्होंने खाए हैं उनके मसूड़ों से खून नहीं आया और उनके मसूड़ों में सूजन भी नहीं आई। तो मसूड़ों में जो खून आने लगता है और उनमें सूजन आता है, सूजन हो जाती है, तो इस रोग को कहते हैं स्कर्वी रोग। जब मसूड़ों में खून आता है और उनमें सूजन आ जाती है तो इससे एक रोग होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग को सही करने का तरीका है खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, नींबू, संतरे, मौसमी वगैरह ये खानी चाहिए। विटामिन सी खाना चाहिए। स्कर्वी रोग इससे हमें नहीं होगा अगर हम विटामिन सी खाएंगे। अध्ययन 1 को पढ़कर क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। यहाँ पर देखिए, जिन्होंने नींबू और संतरे खाए ना उनको ये रोग नहीं हुआ, और जिन्होंने नींबू और संतरे नहीं खाए उनको ये रोग हो गया। तो जो नींबू और संतरे हैं वे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी होता है, सी फॉर स्कर्वी, विटामिन सी और सी फॉर स्कर्वी। हमारे भोजन में विटामिन भी होते हैं, पोषक तत्व विटामिन भी होते हैं। तो विटामिन कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी और डी और के, ये विटामिन होते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और अगर किसी को स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। तो इसलिए विटामिन सी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अध्ययन 2, 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन हो जाती थी। ये देखिए, जैसे गर्दन में सूजन, वह गर्दन का अगला भाग सूज जाता था, जैसे ये सूज गई यहाँ पर। गर्दन के अगले भाग में सूजन जो है ना वो घेंगा रोग होता था। ये घेंगा रोग है, इसका मतलब घेंगा रोग हो जाता था। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे। वहाँ पर मिट्टी में आयोडीन नहीं था। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो इसलिए जिसके परिणाम स्वरूप जो उनका भोजन है या फिर जल, इनमें आयोडीन की कमी हो गई थी। उनका भोजन और जल में भी आयोडीन की कमी हो गई थी, क्योंकि मिट्टी में आयोडीन नहीं था।
तो भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। फिर इसका तरीका क्या निकाला कि जो नमक है, नमक तो हर बार खाने में डलता है, तो नमक में फिर आयोडीन मिलाया जाने लगा, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। तुम्हारे नमक में आयोडीन है, तो आयोडीन युक्त नमक, जिस नमक में आयोडीन होता है उसे आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपर्युक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। तो जिनको घेंगा रोग था, आयोडीन युक्त नमक खाने से उनको घेंगा रोग खत्म हो गया। तो आयोडीन अगर नहीं होता है तो उसे घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग, आयोडीन जो है वो खनिज लवण होता है। तो इस तरह से हमारे खाने में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण भी होते हैं। खनिज लवण होते हैं जो कि पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? अब अध्ययन 2 से क्या निष्कर्ष निकला है? अध्ययन 2 से ये निष्कर्ष निकला है कि हमें आयोडीन खाना चाहिए, नहीं तो घेंगा रोग हो जाएगा। आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा। बहुत बार टीवी में भी देखते हैं आपके नमक में आयोडीन है, तो समाचार पत्रों में भी देखा होगा। आपने नमक के पैकेट पर भी देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पड़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है। साधारण नमक ही होता है आयोडीन युक्त नमक, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिला दिए जाते हैं। नमक में आयोडीन के लवण मिला दिए जाते हैं तो वो हो जाता है आयोडीन युक्त नमक। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। नमक की खेती एक पारंपरिक प्रथा है। यहाँ की अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। ये कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती कैसे होती है? नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गड्ढे खोद दिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान में, और उसमें फिर समुद्र का पानी डाल दिया जाता है। तो फिर क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तानों में बहुत गर्मी पड़ती है तो पानी उड़ जाता है, नीचे नमक बच जाता है। इसे कहते हैं नमक की खेती। नमक की खेती ये मरुस्थल के रेगिस्तानों में भी की जाती है। तो पानी से फिर नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य घटक भी होते हैं। सिर्फ विटामिन सी नहीं होता, और भी विटामिन होते हैं। क्रिया क्लब 3.4 आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों को पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। ये है विटामिन ए, जो है विटामिन ए, इसके कार्य क्या है? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। इसके लिए पपीता, गाजर, आम खाना चाहिए। अभावजन्य रोग, मतलब अगर विटामिन ए नहीं खाएंगे तो दृष्टि का ह्रास होगा, मतलब कम दिखाई देने लगेगा हमें। और लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, रतौंधी होती है, रात को नहीं दिखाई देगा, कभी कभी पूर्ण रूप से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए हमें विटामिन ए खाना चाहिए अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाएं, साथ ही इन घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाकर लोगों से बातचीत कीजिए, पता लगाएं कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। क्या किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे विटामिन ए है तो किसी की आंखें कमजोर होंगी या किसी की त्वचा स्वस्थ नहीं होगी, तो ऐसे लक्षण हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे लक्षण हैं क्या? तो वो विटामिन ए की कमी से हो सकते हैं। इन लक्षणों को उनके आधार के साथ सह संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। तो इन लक्षणों को देखना है और ये पहचानना है कि कौन सा रोग हो सकता है उनको। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके अनुसार फिर क्या खाना चाहिए, उसके क्या कारण हो सकते हैं पहले तो, और फिर उसको सुधार करने के लिए क्या खाना चाहिए, उनके भोजन में क्या परिवर्तन होना चाहिए। मान लीजिए किसी की आंखें कमज़ोर हैं, उसको रात को दिखाई नहीं देता तो उसको रतौंधी होगी। आंखें कमज़ोर है तो उसके लिए उसका क्या कारण है कि उसमें विटामिन ए की कमी है। और सुधार कैसे कर सकते हैं कि उसे विटामिन ए खाना चाहिए। तो विटामिन ए किससे मिलता है? इनसे, पपीता, गाजर, आम, दूध, ये खाना चाहिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। उन्हें कहिए कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर फिर उन्हें ये समाधान बताएंगे कि ये खाना चाहिए आपको। विटामिन ए की गोलियां भी दे सकते हैं। विटामिन ए के लिए फल फ्रूट क्या खाने चाहिए ये भी बता सकते हैं। कोई और कारण होगा तो वो भी बता देंगे और उसका सुधार करेंगे। तो यहाँ पर विटामिन ए से होने वाले रोग और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्या क्या खाना चाहिए, ये सब दिखा रखा है। यहाँ पर विटामिन बी 1
हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। ये सब खाने चाहिए। और विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, सूजन आ जाती है, हाथों और पैरों में जलन होती है, झंझनाहट होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी, बी से बेरी विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी हो तो ये खानी चाहिए हमें। ये विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन सी नहीं खाएंगे तो मसूड़े में खून आएगा, घाव बनने में अधिक समय लगेगा। और विटामिन सी शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन सी के लिए हमें ये खाना चाहिए। और विटामिन सी नहीं खाएंगे तो शक्कर भी रोग हो जाएगा। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और शरीर में जो कैल्शियम होता है उसके अवशोषण में विटामिन डी सहायता करता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है, दूध से, मक्खन, मछली, अंडा से मिलता है। देखिए सूर्य का प्रकाश फ्री में विटामिन डी मिल रहा है हमें, वो तो हम आसानी से ले सकते हैं। विटामिन डी नहीं होगा तो रिकेटस नाम का रोग हो जाएगा। जिसको भी रिकेटस होगा उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। इस तरह से पैर हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े पैर हो जाएंगे। और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फिर मुड़ जाती हैं अगर विटामिन डी की कमी होगी तो विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए ये खाना चाहिए। कैल्शियम जो होता है हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम इनसे मिलता है। और कैल्शियम अस्थि और दंत क्षय, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां और दांत खराब हो जाएंगे और दुर्बल अस्थियां हो जाएंगी और दांत खराब हो जाएंगे, कमज़ोर अस्थियां हो जाएंगी, कमज़ोर हड्डियां हो जाएंगी। आयोडीन से शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता मिलती है। मतलब अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो दिमाग भी खराब हो जाएगा हमारा, मानसिक कमजोरी आ जाएगी, शारीरिक कमजोरी आ जाएगी। तो आयोडीन के लिए आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल खाने चाहिए। और आयोडीन नहीं खाएंगे तो घेंगा रोग हो जाएगा और गर्दन के अगले भाग में एक मोटा सा सूजन सी आ जाएगी, बड़ी सी, जो कि घेंगा रोग होता है। आयरन, लोहा रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। हमारे खून में महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो लोहा होता है, आयरन होता है। आयरन हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, चुकंदर से, अनार से मिलता है। आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। और अगर खून की कमी होगी तो दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई होगी, दुर्बलता और सांस लेने में कठिनाई होगी। तो ये है विटामिन, ये थे विटामिन, खनिज और उनके कार्य और उनके कुछ खाद्य स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग और विकार व लक्षण का चार्ट था ये सारा। ये चार्ट अपनी एक कॉपी पर बनाइए, कॉपी के पेज पर बनाइए और अपने घर में कहीं पर भी लगा लीजिए, जिनसे आपको याद भी हो जाएगा। और अगर आपको कुछ कमी महसूस होगी तो ये ध्यान रहेगा कि किस विटामिन की कमी हमारे अंदर आ गई है और फिर उसके जो खाद्य स्रोत दे रखे हैं फिर वो हम खाएंगे तो हम सही हो जाएंगे। चित्र 3.5 में आपने सीखा कि विटामिन ए, बी, सी, डी और खनिज, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन खाद्य संघटकों के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वे भी हमें रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमने ऊपर पढ़ लिया है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। अगर विटामिन ए की कमी है तो हमें ये खानी चाहिए। विटामिन B1 की कमी है तो हमें चावल, दूध, गेहूँ, अलसी के बीज, पनीर और कद्दू के बीज खाने चाहिए। विटामिन सी की कमी है तो हमें ये खाने चाहिए। विटामिन डी की कमी है तो हमें ये खाने चाहिए। कुछ विभिन्न विटामिन समृद्ध खाद्य स्रोत दिखा रखे हैं जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं। उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सभी पोषक तत्व पढ़े हैं हमने, जो घटक जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और रोगों से हमारी सुरक्षा होती है, रोगों को ठीक करने में सहायता मिलती है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाने में सहायता मिलती है। इन्हें कहते हैं पोषक तत्व। इन खाद्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये याद जरूर रखना है कि हमारे भोजन में ये 5 तरह के पोषक तत्व होते हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व, देखिए सबसे पहले हमने ऊर्जावर्धक भोजन पढ़ा है, ऊर्जावर्धक पोषक तत्व। दूसरा हमने पढ़ा है शरीरवर्धक पोषक तत्व। तीसरा हमने पढ़ा है विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक पोषक तत्व, क्योंकि ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं रोगों से।
ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल, साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। यद्यपि जो विटामिन होते हैं, विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। देखिए, वैसे तो हमारे शरीर को विटामिन और खनिजों की अल्प मात्रा में ही जरूरत होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी ये जरूरी हैं। कच्ची और पकी हुई साग सब्जियों में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, कच्ची और पकी हुई साग सब्जियों में आप क्या अंतर देखते हैं? पकी हुई सब्जी जो है वो चबाने में आसान होती है और उसका स्वाद भी बदल जाता है, लेकिन और कुछ हम कच्ची सब्जियां खाते हैं वो भी हमें अच्छी लगती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग सब्जी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है, और अगर सब्जी को पका देते हैं तो उसका जो ओरिजिनल रंग है ना वो बदल जाता है और वो नरम हो जाती हैं या कम कुरकुरी हो जाती हैं। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। जब खाना पकाया जाता है तो उनमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है। जिन सामग्रियों में विटामिन सी होता है उनको अगर हम पकाते हैं तो उनमें से विटामिन सी खत्म हो जाता है गर्म करने पर। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची सब्जी को भी सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? तो देखिए, विटामिन सी तो खत्म हो गया, तो इसके लिए हमें कच्ची सामग्री भी खानी चाहिए, जैसे नींबू का रस। अगर जब मान लीजिए सलाद बना ली हमने, उसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ लिया, तो उससे हमें विटामिन सी मिल जाएगा। क्या आपके आहार में कुछ फलों और कच्ची सब्जियां शामिल करना बुद्धिमानी नहीं होगी? हाँ, बुद्धिमानी होगी, हमें शामिल करनी चाहिए। कटी हुई या छिली हुई साग सब्जी या फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें धोने तो पड़ते हैं क्योंकि उन पर गंदगी लगी हुई होती है। तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? हम सलाद वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि फलों या साग सब्जी को धोना भी पड़ता है और काटना भी पड़ता है, तो उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग सब्जी को अच्छे से धोया जाना जरूरी है। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से भी प्राप्त होते हैं। ये पूछता है, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, जो नमक होता है ना वो समुद्र के पानी से या चट्टानों से भी प्राप्त होता है। साथ ही सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, सूरज की रोशनी से। फल और साग आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। फल और जो साग होता है ना वो आहारीय रेशे से भरपूर होते हैं। एक और आगे है आहारीय रेशा, ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी जरूरी है। आहारीय रेशा, आहारीय रेशे जो होते हैं जिनमें फाइबर होता है, ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। ये होते हैं फल और साग में, फल और हरी सब्जी में। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। देखिए, आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। इनके अलावा हमारे शरीर को आहारीय रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जिन्हें रुक्षांश कहा जाता है, आहारीय रेशों को रुक्षांश कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते ये, फिर भी ये हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। फिर भी हमारे भोजन में ये होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल को सुचारू रूप से निष्कासित करना सुनिश्चित करते हैं। मतलब जो ये होते हैं रुक्षांश, ये शरीर में जो अनपचा आहार है, मतलब अनपचा वेस्ट पदार्थ है, उससे ये छुटकारा देते हैं। और जो मल बन जाता है, जो वेस्ट पदार्थ बन जाता है, उसको उसके निकास को सुनिश्चित करता है। उसके निकास में, उसके निष्कासन में ये सहायता करता है। ये जो आहारीय रेशे या रुक्षांश होते हैं, ये हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, रुक्षांश के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे ये खाने चाहिए। देखिए, रुक्षांश जो होता है ना उसमें रेशे होते हैं, रेशे, तो इनको आहारीय रेशे भी बोलते हैं। जब हम रुक्षांश को खाते हैं तो वो जो हमारा खाना है उसको वॉल्यूम बढ़ा देता है। मतलब एक तरह से अगर हम रुक्षांश खाते हैं तो उनसे हमारा पेट भर जाता है और हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं, जिससे कि हमारे पाचन तंत्र सही रहता है, हमारा खाना आसानी से पचता है और जो वेस्ट पदार्थ है वो आसानी से निष्कासित हो जाता है। पेट में दर्द नहीं होता, हमें कब्ज नहीं बनता। तो जो रुक्षांश होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। इसी तरह से जल भी हमारे लिए आवश्यक होते हैं। मेरी दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, ये बोलता है मेरी दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशेयुक्त खाने की सलाह क्यों दी।
मल त्यागने में कठिनाई मतलब कब्ज की बीमारी। तो जिसको कब्ज की बीमारी है उन्हें रेशेदार भोजन खाना चाहिए, क्योंकि रेशेदार भोजन अनपचे आहार से छुटकारा दिलाता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। देखिए, जो गर्मियों में ज़्यादातर जो फल आते हैं ना, वो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो गर्मियों में ऐसे फल फ्रूट आते हैं, ऐसी सब्जियां आती है जिनमें जल ज़्यादा होता है। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ और पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर, अपने स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा होता है। औरों से उगाए हुए को खाएंगे तो देखिए उसमें केमिकल्स वगैरह डालते हैं। तो जहाँ तक संभव हो, अगर किसी के यहाँ कच्ची जगह हो तो वहाँ पर फल फ्रूट उगाने चाहिए, साग सब्जियाँ उगानी चाहिए और उन्हीं पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और अगर हम बाहर से लाते हैं साग सब्जियाँ, उनमें केमिकल्स भी होते हैं और हमारे पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा होता है। हमारे पर्यावरण मतलब जैसे हम उनमें केमिकल्स वगैरह नहीं डालते तो मिट्टी है वो खराब नहीं होती, वो अम्लीय या क्षारक नहीं होती और इससे हमारी पृथ्वी भी अच्छी रहती है और ये हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। जल, पानी भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। जल का क्या कार्य है? यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जब हमारे पसीने निकलते हैं, मूत्र निकलता है, तो उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल भी पीना चाहिए, क्योंकि जल जो है वो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता भी करता है। यह वैज्ञानिक से परिचय। कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संतुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा, अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा जाता है। मतलब इन्होंने सारी खोज की, कौन क्या खाता है, भारत में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं और उनमें फिर क्या कमी, कौन से पोषक की कमी होती है, और ये पहचान की कि क्या उनके भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, ऊर्जा की, या फिर अन्य कौन सी घटक की कमी होती है, इनकी पहचान की। फिर उसके बाद जो मिड डे मील मिलता है उस योजना की शुरुआत की। दोपहर में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई और जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भी कहा जाता है, पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो वैज्ञानिक हैं कोलुथुर गोपालन, इन्होंने ही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति या मिड डे मील योजना बनाने में सहायता की। तो अब हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब हम अगले वीडियो में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और अगर और पढ़ेंगे तो और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे, भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें, कि हम कैसे पता लगाएं कि भोजन में कौन सा घटक है या कौन सा नहीं है, कौन सा घटक है। अलग अलग घटकों के लिए हम अलग अलग परीक्षण करके देखेंगे कि किसी भोजन में वसा है, मंड है या प्रोटीन है। हम ये परीक्षण करके देखेंगे कि किसी भोजन में मंड है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, वसा है या नहीं है। तो वो हम कैसे परीक्षण करेंगे, तो ये जो सारे परीक्षण हैं हम इस वाले पोर्शन में करेंगे, इस वाले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सभी परीक्षण करके देखेंगे और जिससे हमें ये पता लग जाए कि किसी खाद्य पदार्थ में मंड, प्रोटीन या फिर वसा है या नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अगर आपको सब समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।